नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग EMRS में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के अंतर्गत शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार और अच्छी खबर है। देखो, यहाँ पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2024-2025 सत्र के लिए स्टार्ट कर दी गई है और इसके बारे में नोटिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस जारी की गई है। और ये जो नोटिस है ये सभी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सभी के लिए जारी की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि एक वर्चुअल मीटिंग जो है शेड्यूल की गई थी, कब, 6 नवंबर को दिन में 3 बजे। और इसमें सभी जो ऑफिस इंचार्ज और प्रिंसिपल हैं उनका भाग लेना मैंडेटरी था। इसका उद्देश्य ये था कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में EMRS प्रिंसिपल कंक्लेव आयोजित किया गया था और इस कंक्लेव में EMRS की अगली जो वैकेंसी है 2024-25 की, उसमें रिक्त पदों के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास रिक्तियां इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा अपग्रेडेशन और किसी अन्य कारण से, जैसे कि किसी शिक्षक की डेथ हो गई है या कोई अन्य बात है जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी है, तो यहाँ पर वर्तमान में कितने स्कूलों में कितनी नई रिक्तियाँ हैं, साथ ही साथ ये भी कि कितनी रिक्तियाँ पैदा हो रही हैं अपग्रेडेशन और अन्य कारणों से, इनको जोड़कर अगले ड्राइव के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल्ड at 3 PM on 6th of November 2024 with principals of all EMRS in connection with assessment of vacancies for next recruitment drive। तो देखो, यहाँ पर जो अगली भर्ती है उसके संबंध में एक ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है और ये मीटिंग जो है 6 नवंबर को हुई थी और इसमें सभी जो प्रिंसिपल और ऑफिस इंचार्ज थे उनका भाग लेना कंपल्सरी था। ऑफिस इंचार्ज को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंकड़े जो होते हैं केवल ऑफिस इंचार्ज को ही पता होते हैं, प्रिंसिपल को पता नहीं होते हैं। और प्रिंसिपल इसलिए बुलाए गए थे क्योंकि प्रिंसिपल जब कोई बात कहेगा तो वो आधिकारिक मानी जाएगी। तो हालांकि ये प्रक्रिया अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपको नए विज्ञापन देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो, आपके पास समय जो है ना, EMRS के लिए अगर आप थोड़ा सा व्यग्र हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको नया विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि EMRS में कुल मिला के 36,000 पदों पर भर्ती होनी है। अभी 10,000 पद भरे गए हैं, बहुत सारे पद अभी खाली हैं और इसमें जो है ना एक बार में 10 से 12,000 पदों को भरा जा रहा है। तो इस बार भी पदों की संख्या आप मिनिमम 9,000 से लेकर 12,000 के बीच में मान के चल सकते हैं। और इसमें कौन कौन से पद रहेंगे तो मैंने आपको बताया था कि EMRS के अंतर्गत आपके लिए कई सारे पद होते हैं जिसमें 6 to 8 TGT PGT आदि पद इसमें रहते हैं और प्राइमरी के लिए पद इसमें फ़िलहाल तो अभी नहीं है। इसके बारे में जैसे जानकारी मिलती है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये जो प्रक्रिया है आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है EMRS के अंतर्गत। EMRS की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या रहती हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं शीघ्र ही आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। हालांकि पिछली बार जो भर्तियां हुई थी उसका नोटिफिकेशन चैनल पर पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर देख लेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि EMRS में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके नॉर्म, स्टैंडर्ड, डिमांड, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह क्या क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। इस बार भी बिल्कुल चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ पदों की संख्या बदलेगी और परीक्षा तिथि बदलेगी। बाकी चीज़ें जो जिस प्रकार से पिछली बार पूरी हुई थी उसी प्रकार से इस बार भी पूरी होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PCS प्री के बारे में है। PCS प्री कम RO दोनों के बारे में ये न्यूज़ है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि UP PCS की परीक्षा आयोग जो है सिर्फ 41 जिलों में कराने जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ 41 जिलों में ही परीक्षा आयोग क्यों करवा रहा है। दूसरी बात ये है कि विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसमें कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात नहीं की गई थी, तो अब नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये क्रिकेट के डकवर्थ लुइस जैसा है और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि PCS और RO परीक्षा में 2 दिन में परीक्षा कराने के बारे में UP PSC ने, लोक सेवा आयोग ने जो नोटिस जारी की है उससे जो छात्र हैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। छात्रों का तर्क है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण करना पड़ेगा और इसका नियम क्रिकेट के डकवर्थ लुइस जैसा है। इसमें सफल और असफल के कभी समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी सफलता असफलता का आधार क्या है। छात्रों का कहना था कि आयोग के विशेषज्ञ आज तक कभी भी PCS के 150 प्रश्न निर्विवाद नहीं बना सके हैं। हर बार 8 से 10 प्रश्न तो गलत और विवादित रहते ही रहते हैं। ऐसे में किसी एक परीक्षा को 2-3 शिफ्ट में कराने पर हर शिफ्ट में
किसी में 5 तो किसी में 8 प्रश्न गलत छपने ही हैं। इसके कारण मानकीकरण का फ्लॉप होना बिल्कुल तय है और प्रतियोगी भी कोर्ट जाएंगे तो ये जो भर्ती है ये कोर्ट में फंस सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पेज और भी फंस सकता है कि विज्ञापन पहले जारी किया गया है और इनमें संशोधन बाद में किया जा रहा है, तो इस कारण भी यहाँ पर जैसे कि कोई भी अगर नियमावली बनती है तो क्या यह पहले जारी विज्ञापनों पर लागू हो सकती है, ये भी एक सवाल है। और यहाँ पर जो छात्र हैं वो किसी भी कीमत पर मानकीकरण को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है और इसके लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में 11 तारीख को 11 नवंबर को दिन में 11 बजे आयोग के सामने एक महाप्रदर्शन के बारे में बात कही गई है, जिसमें छात्र अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के समक्ष रखेंगे। तो प्रतियोगियों का तर्क है कि सरकार जब कुंभ मेले में 10 लाख कल्पवासियों के रहने और 5 लाख श्रद्धालुओं की रोजाना संगम में डुबकी लगाने की व्यवस्था एक जिले प्रयागराज में कर सकती है, तो 10 लाख परीक्षार्थियों की प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती हैं। जिला मुख्यालय के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल और प्राइवेट स्कूल जिसमें वहाँ के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, बीएससी, डीआईओएस आदि के बच्चे पढ़ते हैं में भी परीक्षा केंद्र बनाया जाए। यदि इनके स्कूल से पेपर आउट होते हों तो इनके मालिकों के घर बुलडोजर से ढहा दीजिए। इन परीक्षाओं के पंजीकृत लाखों अभ्यर्थियों में से गिनती के छात्र भी मानकीकरण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 19 जून के आदेश से प्रावधान बनाया तो अधिकांश नहीं बल्कि सभी छात्रों की मांग पर संशोधन भी सरकार कर दे। प्रतियोगी छात्रों का सवाल है कि नियम समाज के कल्याण और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं या प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने के लिए। तो यहाँ पर जो छात्र हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 11 तारीख को दिन में 11 बजे आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए एकजुट होंगे। तो इसके लिए देखो क्या होता है ना कि मेहनत तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अगर ये मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है तो एक बार अगर ये लागू हो गई तो फिर ये साल दर साल चलती रहेगी, कभी भी पुराने ढर्रे पर आयोग लौटेगा नहीं। तो अगर 2024 में प्रक्रिया लागू होती है तो फिर आगे भी भूल जाना कि आगे फिर जिस प्रकार से परीक्षा होती थी इसी प्रकार से होगी परीक्षा, फिर इसी प्रकार से होने लगेगी, एक पैटर्न यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मेहनत है उसका फल कोई और ना ले तो ये प्रदर्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए और जिस भी तरीके से संभव हो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आप रखिए ज़रूर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखो यहाँ पर टीजीटी कला बायो का साक्षात्कार 27-28 नवंबर को कराने के बारे में फ़िलहाल अब आयोग की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर टीजीटी कला 2016 और टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के जो साक्षात्कार हैं, तो टीजीटी कला का इंटरव्यू होगा 27 को और टीजीटी जीव विज्ञान का इंटरव्यू 28 नवंबर को कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार आयोजित कराने के लिए गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर तारीखें तय कर दी हैं। टीजीटी कला के लिए उन 31 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें इंटर में प्राविधिक कला विषय नहीं होने पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद बाहर कर दिया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर इनके साक्षात्कार कराए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर ही टीजीटी बायो 2011 का साक्षात्कार 28 को प्रस्तावित है। चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था। 5 साल बाद 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा कराएगी। हाई कोर्ट की सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को टीजीटी बायो 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सका क्योंकि तब तक चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो विभिन्न कारण थे। फिलहाल इन कारणों के बीच में अब यहाँ पर टीजीटी कला और टीजीटी बायोलॉजी का जो इंटरव्यू है ये 27 और 28 नवंबर को कराए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है और इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इतना समय बीतने के बाद विज्ञापित 83 पदों का सत्यापन कराने पर 35 ही पद रिक्त मिले थे। उधर नए आयोग के गठन के बाद 5 सितंबर को ही पहली बैठक में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से गठित कमेटी ने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि टीजीटी बायो 2011 के रिकॉर्ड तो पहले ही रद्दी में बिक चुके हैं। फिलहाल उसके बाद आयोग ने कंप्यूटर फर्म से रिकॉर्ड मंगवाए हैं और अब इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और देखो बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के बारे में। तो शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव पर आरक्षण मसला है अटका। तो बात यहाँ पर हो रही है 1894 जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में और शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रबंधकों ने स्कूल स्तर पर आरक्षण का भेजा था अध्याचन। तो यही मुख्य वजह बन गई है कि ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल खबर ये है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। अब ये जो प्रस्ताव है ये शासन को गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है
और शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी कि जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो हैं उनमें जो स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस भर्ती को पूरी करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से अक्टूबर में 3 बार रिपोर्ट मांगी थी। 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई थी और लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। 2 बार इसका परिणाम आ चुका है, आपको पता ही है। और इसके बावजूद जो मामला था कोर्ट में फिर गया था। हालांकि कोर्ट में अब इससे संबंधित कोई भी मामला जो है पेंडिंग नहीं है। और फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तो 15 फरवरी 2024 से ही मतलब सभी याचिकाएं जो थी खारिज कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा। और अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, एक तरीके से देखा जाए तो इस पर निर्णय शासन को लेना है कि जो इसमें आरक्षण का प्रावधान है वो किस स्तर पर लागू किया जाए, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर स्कूल स्तर पर। लेकिन नियमावली तो यही कहती है कि माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर आरक्षण के लिया जाए। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे ये प्रक्रिया किस प्रकार से बढ़ती है। और फिलहाल जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, महिलाओं को अब अधिक आरक्षण। तो देखो क्या है ना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीसीएसजे भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बदल दी है। नई भर्तियों में अब कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ यानी कि क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों को सभी वर्गों में 20-20% कोटे का लाभ दिया जाएगा। बड़ी शानदार बात है, खासतौर से इसका लाभ सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा, तो ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक सभी वर्गों को मिलाकर 20% लाभ मिलता था। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत करा दिया है। इसके आधार पर लोक सेवा आयोग अब नई भर्तियों में कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थियों को देगा। तो ये जो लाभ मिलेगा ये सभी भर्तियों में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएसजे में मिलेगा। तो प्रदेश में लंबवत आरक्षण में क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण किया गया है। अनारक्षित का 40%, ईडब्ल्यूएस का 10%, अनुसूचित जाति का 21%, ओबीसी का 27% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण का कोटा है। लंबवत आरक्षण से क्षैतिज आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है। अभी तक पीसीएसजे भर्ती में सभी वर्गों के आरक्षण के कोटे को मिलाते हुए क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं को कुल 20% आरक्षण का लाभ दिया जाता था। अब यहाँ पर व्यवस्था चेंज हो रही है। सौरभ यादव बनाम सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंटल आरक्षण की व्यवस्था कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर पीसीएसजे भर्ती में कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था लागू करने पर बात उच्च स्तर पर की गई थी। इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग और नियुक्ति विभाग के अधिकारियों की कई चरणों की बैठक हुई। सहमति ये बनी है कि पीसीएसजे भर्ती में कंपार्टमेंटल आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। इसके आधार पर क्षैतिज आरक्षण में सभी श्रेणियों में मतलब सभी श्रेणियों की बात की जा रही है, उस वर्ग की महिलाओं को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो जैसे कि सामान्य वर्ग की महिला है तो उसे अनारक्षित वर्ग में 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए मतलब कि हर कैटेगरी में यहाँ पर 20% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। अभी देखेंगे आप तो लंबवत आरक्षण में अनारक्षित वर्ग का 40% कोटा तय है। कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था के तहत क्षैतिज आरक्षण में अब 20% महिला, 5% भूतपूर्व सैनिक, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और 4% निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान इसमें किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग में अब उनको जो है आरक्षण मिलेगा और इससे महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और करंट अफेयर क्विज के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पर डे की क्विज करवाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्विज करने से आपका जो ब्रेन है वो शार्प होता है, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और करंट अफेयर की जो PDF है उसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको बता दें कि अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर है वो पूरी तरह से कंप्लीट करके जारी कर दिया गया है। तो जो लोग इस चैनल से करंट अफेयर की तैयारी करते हैं वो लोग तुरंत अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले महीने में कई सारी परीक्षाएं आपकी हो रही हैं। करंट अफेयर निर्णायक रहेगा। लगभग 30 से 35 प्रश्न बस करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपी PCS की परीक्षा हो, बिहार की PCS परीक्षा हो या फिर RO की परीक्षा हो या फिर कोई भी अन्य परीक्षा हो। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अपना नोट्स है तो आप उससे प्रतिदिन पढ़ें। अगर आपके पास अपना नोट्स नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप हमारा जो नोट्स है इसको परचेज कर लें, पैसे पर ना जाएं। और फिलहाल
आप ये खुद निर्धारित करें कि आपका जो पैसा है वो किस रूप में आपके लिए काम कर रहा है। आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है या फिर आपकी जो दैनिक अन्य ऐसे कार्यकलाप हैं जिसमें आप पैसा लगाएंगे तो शाम तक खर्च हो जाएगा, लेकिन शिक्षा में लगाया गया रिटर्न आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। तो देखो, समझना पड़ता है ना कि आपका जो पैसा है वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है। और मुझे लगता है कि किताबें खरीदने से और एजुकेशन में अपने आप को इम्प्रूव करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। आपका करियर, आपके भविष्य का सवाल है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और पुनः यहाँ पर एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यूपीपीसीएस में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उससे जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आप रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।